नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज डे 4 चौथा दिन कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय में हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ के बारे में पाठ 1 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। आप देख रहे हैं कि आर्थिक जानकारी की प्रस्तुति, आर्थिक जानकारी की प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स। आर्थिक अध्ययन में सिद्धांत या जानकारी की प्रस्तुति 3 तरह से हो सकती है। 3 तरह मतलब भाषा के द्वारा, आंकड़ों के द्वारा और आकृति के द्वारा। आर्थिक अध्ययन में सिद्धांत या जानकारी की प्रस्तुति कितने तरह से हो सकती है? तो 3। कौन कौन से? भाषा के द्वारा, आंकड़ों के द्वारा और आकृति के द्वारा। तो यहाँ पर एक तालिका दी हुई है, कीमत और मांग। कीमत और मांग। तो वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की मांग में विस्तार होता है। मतलब कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तो हम उस वस्तु की खरीदी ज़्यादा करते हैं, और वस्तु की कीमत जब ज़्यादा होती है तब हम उस वस्तु की खरीदी कम करते हैं। तो यहाँ पर तालिका में हम पहले देखेंगे, समझेंगे। कीमत रुपए में दिया हुआ है, मांग इकाई में दिया हुआ है। ठीक है। कोई भी वस्तु मान लो, अपने मन में विचार कर लो अपने हिसाब से, उदाहरण के स्वरूप में। जब किसी वस्तु की कीमत 20 रुपए होती है तब उस वस्तु की मांग जो है 20 इकाई होती है। वस्तु की कीमत 20 रुपए से घटकर जब 15 रुपए हो जाती है तो उस वस्तु की मांग 20 इकाई से बढ़कर 40 इकाई हो जाती है। इस तरह वस्तु की कीमत जब 15 रुपए से घटकर 10 रुपए हो जाती है तब उस वस्तु की मांग 40 इकाई से बढ़कर 60 इकाई हो जाती है, और उस वस्तु की कीमत 10 रुपए से घटकर जब 5 रुपए हो जाती है तब वस्तु की मांग 60 इकाई से बढ़कर 80 इकाई हो जाती है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको कीमत और मांग समझ में आ गया होगा। अब हम उसकी आकृति देखेंगे। यहाँ पर O दिया है और ये X दिया है। मतलब इस रेखा को OX अक्ष कहते हैं। यहाँ पर O और यहाँ पर Y, मतलब ये जो रेखा है इसे हम OY रेखा कहते हैं। ठीक है। अब इस OX अक्ष को क्षैतिज अक्ष और निरपेक्ष चल के नाम से जानते हैं, तथा इसे हम स्वतंत्र चल के नाम से भी जानते हैं। OY अक्ष को ऊर्ध्वाधर अक्ष और सापेक्ष चल तथा परतंत्र चल के नाम से जानते हैं। अभी जो मैंने आपको तालिका बताया, समझाया, उसके आधार पर सबसे अधिक कीमत 20 रुपये थी। उसके बाद कीमत घटकर 15 हुई, 10 हुई, फिर 5 हुई, और वस्तु की जो मांग थी वो 20 इकाई, 40 इकाई, 60 इकाई, 80 इकाई थी। आप देख पा रहे हैं OX अक्ष पर वस्तु की कीमत रुपए में दर्शाया गया है और OX अक्ष पर वस्तु की मांग इकाई में दर्शाया गया है। जब वस्तु की कीमत 20 रुपये थी तब वस्तु की मांग 20 इकाई थी, जहां संयोजन ए प्राप्त होता है।
इस तरह से वस्तु की कीमत 20 रुपये से घटकर जब 15 रुपये होती है तब वस्तु की मांग 20 इकाई से बढ़कर 40 इकाई हो जाती है, जहां संयोजन B प्राप्त होता है। तथा वस्तु की कीमत 15 रुपये से जब घटकर 10 रुपये होती है तब वस्तु की मांग 40 इकाई से बढ़कर 60 इकाई हो जाती है, जहां संयोजन C प्राप्त होता है। अथवा वस्तु की कीमत 10 रुपये से घटकर जब 5 रुपये होती है तब वस्तु की मांग 60 इकाई से बढ़कर 80 इकाई हो जाती है, जहां संयोजन D प्राप्त होता है। इस तरह इन सभी संयोजनों को, संयोजन A, B, C, D को जोड़ने वाली रेखा को मांग रेखा कहते हैं। मांग रेखा का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ऋण ढाल वाली होती है। तथा वस्तु की कीमत और मांग के बीच में व्यस्त संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? व्यस्त संबंध होता है। तो जो तालिका आपने देखा, उस तालिका के आधार पर यह आकृति आपने देखी। ठीक, अब हम देखेंगे सांख्यिकीय जानकारी का महत्व। क्या देखेंगे? सांख्यिकीय जानकारी का महत्व। तो सांख्यिकीय मतलब जो जानकारी हमें संख्या में दी गई हो। किसमें दी गई हो? संख्या में, अंकों में, आंकड़ों में, नंबर में। ठीक, तो इसके कितने महत्व दिए हैं? 4। नंबर 1, सिद्धांतों के आधार में वृद्धि होती है। नंबर 2, दशा और दिशा का रुझान जानने के लिए। नंबर 3, तुलनात्मक अध्ययन के लिए। और नंबर 4, संक्षिप्त प्रस्तुति के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला जो दिया हुआ है, क्या? सिद्धांतों के आधार में वृद्धि होती है। मतलब अर्थशास्त्र में दो आर्थिक चलों के बीच कार्य कारण के संबंधों की जांच करके सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है। दो चल मतलब कि OX और OY, अभी जो देखा था आपने, उसके आधार पर। ठीक है, जो भी उनके अंदर दो चल पे, मतलब कि जैसे कि बरसात होगी और कृषि उत्पादन होगा, बरसात नहीं होगी तो कृषि उत्पादन नहीं होगा अथवा कम होगा। किसान जो है वह अपनी सुविधा के आधार पर फसल की सिंचाई कर पाएगा। ठीक, बरसात हुई तो कितनी मात्रा में हुई, कितने इंच हुई, ये जानकारी हमें किस में मिलती है? संख्या में। कृषि उत्पादन हुआ, कितना हुआ, पहले की तुलना में ज़्यादा हुआ, कम हुआ, तो ये जानकारी भी हमें किस में मिलेगी? संख्या में, अंकों में। ठीक है, उसी तरीके से वस्तु की कीमत और मांग के बीच में संबंध होता है कि अभी आपने तालिका देखा कि वस्तु की कीमत अगर घटे तो मांग बढ़े, वस्तु की कीमत बढ़े तो मांग घटे। तो ये संबंध देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दशा और दिशा का रुझान जानने के लिए। रुझान मतलब कि प्रवाह, कोई भी चीज़ का प्रवाह किस तरह पे चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः घटता जा रहा है। अब कोई भी प्रतिशत जब निकाला जाता है तो वह प्रतिशत 100 पर निकाला जाता है। अगर कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का हिस्सा घट रहा है तो बढ़ कहाँ से रहा है? तो उद्योग और सेवा क्षेत्र से बढ़ रहा है। ये सब जानकारी हमें किस में मिलेगी? अंकों में, सांख्यिकीय, संख्या में। कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो कि सेवा क्षेत्र हो, तीनों क्षेत्रों को मिलाकर राष्ट्रीय आय का हिस्सा का प्रतिशत हमें 100 में ही मिलना है। भारत में होने वाली आयात का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। आयात मतलब हम जब दूसरे देश से कोई वस्तु अपने देश में लाते हैं,
मंगवाते हैं, खरीदते हैं, उसे कहते हैं। अगर भारत में कृषि संबंधित वस्तु का उत्पादन घटेगा अथवा नहीं होगा अथवा कम होगा तो हमें दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ेगा। हम दूसरे देश से अपनी कृषि संबंधित आवश्यकता वाली वस्तु को मंगवाते हैं। ठीक है, तो यह रुझानों और आंकड़ों द्वारा जाना जा सकता है। मतलब प्रवाह पहले कितना था, पहले कितना आया, कितनी संख्या में आया और अब कितना आ रहा है, ये सारी जानकारी हमें किसमें मिलती है? संख्या में। यहाँ पर दिया है कि किस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, कृषि में बढ़ रहा है, उद्योग में बढ़ रहा है, किस सेवा में बढ़ रहा है। किस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, जहां उत्पादन बढ़ेगा उसी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ये सारी जानकारी हमें किसमें प्राप्त होती है? संख्या में। तो हमारे देश का उत्पादन का प्रवाह जो है वह किस दिशा में जा रहा है, ये जानकारी मिलती है। उसके बाद है विद्यार्थी मित्रों तुलनात्मक अध्ययन के लिए। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन के लिए देखो, तुलना करने के लिए दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो देश, दो प्रदेश, दो राज्य होने चाहिए। जैसे कि ये लाल कलर की पेन है और ये नीले कलर की पेन है। अब ये दोनों कलर अलग अलग हैं। ठीक है, तो दो पेन है, दोनों में से किस पेन से अच्छी लिखावट आती है, अच्छी राइटिंग बनती है, ये आप पसंद करते हैं और उसी आधार पर आप पेन की खरीदी करते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकीय जानकारी का उपयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि जो जानकारी सांख्यिकीय मतलब संख्या में मिली हो उससे तुलना करना सरल होता है। थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि एक मैदान में एक विद्यार्थी अकेले चल रहा है कि दौड़ रहा है कि भाग रहा है। पहला नंबर उसी का है, पहला नंबर उसी का है। लेकिन जब उसके साथ दूसरा विद्यार्थी जुड़ता है तब अब 1 से 2 हो गई, संख्या डबल हो गई। तो अब यहाँ पर तुलना सरलता पूर्वक की जा सकती है, क्योंकि दोनों में से जो पहले आएगा वो पहला, जो बाद में आएगा वो लास्ट। ठीक है, तो देखिए भारत में ही 1951 की तुलना में 2015 में हमारे आर्थिक क्षेत्र में कितने प्रमाण में परिवर्तन हुए। मतलब हमारा देश, ठीक है, 1951 में किस परिस्थिति में था, जनसंख्या कितनी थी, जन्म दर कितना था, मृत्यु दर कितना था, आयात निर्यात की प्रक्रिया वस्तुओं के आधार पर कितना था और 2015 में कितना है। तो ये सारी जानकारी यहाँ अंकों में लिखी और यहाँ अंकों में लिखी, तो दोनों की तुलना करने के बाद हमें पता चलता है। उसी तरीके से विश्व में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन से हम तब कहाँ थे? 1951 में। अब कहाँ हैं? 2015 में। तो इन देशों के साथ 1951 और 2015 के आधार पर तुलना करना सरल होता है। किसमें? अंकों में, संख्या में। संक्षिप्त प्रस्तुति के लिए आर्थिक अध्ययन में लंबे वर्णन के बदले आर्थिक संदर्भों को संक्षिप्त और प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए सांख्यिकीय मतलब संख्या में जानकारी आलेख अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो जानकारी हमें संख्या में मिलती है वो जानकारी से आलेख बनाना बहुत सरल होता है। सामान्य व्यक्ति भी समझ सके इस प्रकार प्रस्तुति की जाने वाली सांख्यिकीय जानकारी तुलनात्मक रुझान या सिद्धांत की सचोट मतलब सही, परफेक्ट, एकदम सटीक तथा संक्षिप्त प्रस्तुति करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आज हमने दिन 4 डे 4 अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 पाठ 1 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश में आर्थिक जानकारी की प्रस्तुति और
सांख्यिकीय जानकारी का महत्व समझा। अब हम अगला दिन 5वां डे में हम सांख्यिकीय जानकारी को आकृति एवं आलेख में प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें समझेंगे। धन्यवाद।